तो साथियों, पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि आपको क्या लगता है जो अंग्रेजी है ये अंग्रेजों की देन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो कई ऐसे शब्द आपको नजर आने वाले हैं जो हिंदी और उर्दू में उपलब्ध है, वही शब्द वहां पर भी मौजूद हैं। अब आप अगर देखें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला शब्द अब्बा दिखाई देगा। अब्बा उर्दू का शब्द है, अंग्रेजी का भी शब्द है। आपको लोफर शब्द दिखाई देगा, लोफर उर्दू का शब्द है और अंग्रेजी का भी शब्द है। इसी तरीके से एक शब्द अंग्रेजी में दिखाई देता है बेटर, अगर उर्दू में जाके देखते हैं तो एक शब्द दिखाई देता है बेहतर। बेटर और बेहतर दोनों का माने एक है, यानी बेहतर को किसी अंग्रेज ने बेटर कहा होगा तो उसको जाके डिक्शनरी में उतार दिया। अब ये वुमेन शब्द क्या है, ये भी हमारे समाज की देन है जिसे अंग्रेज दे गए। मैं समझता हूं कि हम लोगों के मुंह में जूता मार गए हैं अंग्रेज। ये क्या शब्द है, समझिए इस बात को। अगर आपने देखा होगा कि हमारा भारतीय समाज शुरू से लेके आखिरी तक पुरुष प्रधान समाज ही रहा, अभी तक भी है पुरुष प्रधान समाज। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कानून बन गए हैं तो महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। सुधार बस इतना हुआ है कि महिला अपने घर से निकलकर स्कूल तक पहुंची और स्कूल से अगर उसने ध्यान लगा दिया कि आगे का भविष्य उसका क्या होना है तो वो आज बड़े पदों पर आसीन हो गई। और बड़े पदों पर आसीन होते ही उसके पास भी वो अस्त्र और वो शस्त्र आ गए जिसकी सहायता से आज महिलाएं पुरुषों की बराबरी करती नजर आती हैं। और इसके लिए उन्हें बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करना चाहिए कि उन्होंने भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान बनाए जिससे महिलाएं आगे बढ़ी। ऐसा नहीं है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब सिर्फ दलितों के मसीहा हैं, ये महिलाओं के भी मसीहा हैं। चाहे वो किसी भी जात की महिला हो, उसे पहले कभी पढ़ने की इजाजत नहीं थी। आज महिलाएं पुरुषों की बराबरी अगर कर रही हैं तो वो उनकी देन है। अब बात करते हैं कि महिलाओं ने क्या क्या झेला शुरू से आखिरी तक और ये वुमेन शब्द की उत्पत्ति कैसे हो गई। समझिए, पुरुष प्रधान समाज में जितनी भी कुप्रथाएं चली बनी, ये सिर्फ महिलाओं के लिए थी। किसी भी महिला को घर के अहम फैसलों में अपना मत देने का अधिकार नहीं था। यह स्थिति आज भी है, आज भी यही स्थिति है भारतीय समाज की कि घरों में अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो वो पुरुष लेगा, महिला नहीं लेगी। महिला जब ही लेगी जब वो कमाऊ हो, अपने हक अधिकार जानती हो, तब वो ले सकती, इससे पहले नहीं ले सकती है। अगर ज्यादा लेने की कोशिश करी तो उसकी हत्या तक हो जाएगी और इतनी ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। अगर आप कोर्ट कचहरी जाकर देखें तो एक बहुत बड़ी महिलाओं की आबादी जो इस उत्पीड़न का शिकार है वहां पर नजर आएगी आपको। अब ये क्या कौन कौन सी कुप्रथाएं, ये तो एक छोटी सी कुप्रथा। अब एक पर्दा प्रथा चली, पर्दा प्रथा चली, सती प्रथा चली। सती प्रथा में पुरुष मर जाता था तो महिला को जिंदा जला दिया जाता था। कितना कष्टकारक होगा इसको आप महसूस करके देखिए। अगर आपने इतिहास उठाया होगा तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा भी काल था कि जब लड़की पैदा होती थी तो उसकी गर्दन मोड़ के फेंक दिया जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि महिला घर की इज्जत खराब करती है। ये स्थिति अगर आप देखें, महिलाओं की सर्वाधिक आबादी कहीं कम दिखाई दे रही तो हरियाणा में, क्योंकि वहां पुरुष प्रधानों का वर्चस्व कुछ ज्यादा है। तो यहाँ पर लड़कियां शादी के लिए खरीदी जा रही हैं, शादी कहीं के लिए लड़कियां हैं ही, बची ही नहीं। फिर आगे दिखाई देता है आपको कि जौहर प्रथा, जौहर प्रथा में अगर युद्ध में पति मर गया है तो सब महिलाएं एक आग के कुंड में कूद जाया करती थी। फिर आपको दिखाई देता है एक प्रथा, घिनौनी प्रथा, जिसे स्तन कर का नाम दिया गया। ये ये भी आपको प्रथा दिखाई देती है। और आज के समाज में अगर आप देखें तो जहां से पूरे भारत के कानून बनते हैं वहीं पर भारत का सबसे बड़ा वैश्यालय अजमेरी गेट में बना हुआ है।
दिल्ली आप जाएं तो अजमेरी गेट में जाके देखिए तो लाखों की आबादी महिलाओं की जो गरीबी का शिकार है अपना तन बेचने के लिए मजबूर है वहां पर, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं है। ये पुरुष प्रधान समाज की एक स्थिति है। आप आपने देखा होगा, फिल्मों में भी आप देख रहे होंगे कि साहब एक मुजरा प्रथा चली थी और पुराने नवाब महिलाओं का डांस देखने जाया करते थे, जिन्हें वैश्या का नाम दिया जाता था और वहां पर पैसे लुटाए जाते थे। ये प्रथा थी। अब आज की प्रथा हम आपको दिखाते हैं। आज का जो समाज है, जब घर की बिगड़ी औलाद जो नशेबाज है या आवारा है, तो महिला वर्ग आपस में ये बात करता है कि अगर इसकी शादी हो जाए तो शादी होने के बाद वो सुधर जाएगी। यानी लड़की नहीं ला रहे हैं दूसरे की, एक सुधारक ला रहे हैं। अगर वो नहीं सुधर पाई इस नशेड़ी गंजेड़ी को या आवारा को, तो इसके बाद उनको लतियाया जाएगा, जुतियाया जाएगा, भगा दिया जाएगा और ये नाम दे दिया जाएगा कि जब से ये लड़की आई है तब से हमारा लड़का खराब हो गया या पूरा घर चौपट हो गया है। और कहीं वो एक्सीडेंट में मर गया लड़का, फिर तो बहुत बड़ी आफत हो गई है, क्योंकि उसके लड़की के आने से ही वो मरा है, ऐसे नहीं मरने वाला था। यहां तक आप बात समझे? तो बस आपसे इतनी उम्मीद करेंगे कि आप पढ़िए लिखिए। विशेष तौर पर लड़कियों से अनुरोध है कि पढ़िए लिखिए और अपने पदों को हासिल करिए। जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप अपने आप अपने हक अधिकार पहचान जाएंगे। एक बात और आपको बता दें कि लड़कियों को प्यार करने की इजाज़त नहीं है। जब घरों में बात मालूम चलती है तो उनको लगता है घर की इज्जत चली गई, अब चल ही जाएगी और मरने मारने की नौबत तक आ जाती है। लेकिन अगर यहीं पर उनका लड़का पे यही काम करता नजर आता है तो आपको दिखाई देगा, तो उन्हें कहा जाता है ये तो एक आम बात है। ये आम बात में रखा जाता है, लड़की कर ले तो ये बहुत ज्यादा खास बात में नजर आ जाता है। और आपको एक और बात दिखाई दे, जिन लड़कियों ने अपने हक अधिकार को नहीं पहचाना या शिक्षा को नहीं पहचाना या कमाई नहीं करने लगी, याद रखिएगा जो शिक्षा है, अगर गरीब घर से हैं आप या मध्यम वर्ग से हैं, तो शिक्षा ही आपके लिए एक ऐसा माध्यम है जो गरीबी के दलदल से उठाकर आपको अमीरी के स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। और याद रखिएगा, आप कलयुग में नहीं जी रहे हैं, अब आप आर्थिक युग में जी रहे हैं। आर्थिक युग में अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है तो अर्थशास्त्र का माने दिखाई देगा। अर्थ यानी पैसों का शास्त्र, और अर्थ का मतलब मायने भी है। यानी इस आर्थिक युग में जिसकी जेब में अर्थ नहीं है उसका कोई अर्थ नहीं है। इस बात का भी उदाहरण आपको दिखाते हैं कि आप सड़कों पे अगर देखिए कि एक चपरासी लेवल का आदमी जो 8वीं पास है वो एमएससी लड़की से शादी करता है और दुनिया भर का दहेज बटोरता है वो, और देखने में वो खुद बदशक्ल है लेकिन एक खूबसूरत लड़की की तलाश करता है और शादी हो भी जाती है। ऐसे कई सड़क पे जोड़े दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? कि लड़कियों ने ढंग से पढ़ाई नहीं करी और अपने हक अधिकार के लिए किसी बड़े पदों पर नहीं पहुंच पाई, इस कंप्रोमाइज की मार झेल रही हैं। क्योंकि अब इतना बाप ने दहेज दे दिया है कि अब लड़की ना इधर की है ना उधर की है और ताने मसले सारे झेलने हैं उसको। इसीलिए कहा जाता है पढ़ो बेटा। याद रखो, ये किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है कि औरतों ने मर्दों को जन्म दिया, मर्दों ने बाजार दिया, जब चाहा कुचला मसला, जब चाहा दुत्कार दिया। कुछ लोग मेरे दोस्त यार हैं और कुछ मिलने वाले हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि यार तुमने यूट्यूब चैनल क्यों चालू कर दिया है और क्यों पढ़ाते हो यार, इतना डीप में पढ़ाते हो, कोई पसंद नहीं करेगा। तो मैंने कहा यार हम अपनी बेटी के लिए पढ़ाते हैं। मेरे मरने के बाद जब मेरी बेटी को पढ़ाई की जरूरत हो तो वो मोबाइल उठाकर पढ़ ले और ये फक्र के साथ कहे कि मेरा बाप मुझको पढ़ा कर गया है। और आपको शायद ये मेरी बात अटपटी लग रही हो, लेकिन इस बात को आप बेहतर समझ सकते हैं जो थोड़ा सा समाज से जुड़े हुए हैं, कि एक बेटी को उसका बाप दिलो जान से चाहता है। आप जिला अस्पताल कल चले जाइएगा, जाके देखिएगा जच्चा बच्चा वार्ड में कि अगर 10 बेड लगे हैं, यानी 10 अगर बच्चे पैदा हुए हैं और आपको दूर से ये पता लगाना है
कि साहब कहाँ पर लड़की का जन्म हुआ है, तो जहाँ पर महिला का मुंह बना दिखाई दे रहा हो और 4 महिलाएं आपस में घुसुर-पुसुर करती दिखाई दे रहे हों, तो समझ लीजिएगा कि इस बेड पर एक परी का जन्म हुआ है। और जहाँ खुशहाली का माहौल है, तो वहाँ तो लड़के का जन्म हुआ ही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लड़की का लगाव सबसे ज़्यादा अपने पिता से होता है और पिता का लगाव सबसे ज़्यादा अपनी बेटी से होता है। आपने कभी एक चीज़ को महसूस किया है कि जब दुख बहुत ज़्यादा होता है तो आंसू नहीं निकलते हैं, और जब दुख थोड़े समय का हो या दिखाना हो तो हम आंसू निकाल देते हैं। तो लड़की की विदाई के समय पिता रोता नहीं है, और सिर्फ कौन रोता है, आस पड़ोस की महिलाएं थोड़ा बहुत रो लेती लपट झपट के, इसके बाद काम खत्म हो जाता है। लेकिन पिता बेचारा चुपचाप कोने में खड़ा अपनी बेटी को निहारता रहता है। सारी बातों का एक सार निकल कर आया कि साहब, जिस महिला की कोई विशेषता नहीं है, जिस महिला की कोई विशेषता नहीं है, उसे वुमेन कहा गया। अंग्रेजों ने क्यों कहा? अगर वुमेन को आप तोड़ के देखें शब्द को, तो वो प्लस मैन नजर आ रहा है। वो का मतलब है दुख और मैन का मतलब आदमी, यानी आदमी को दुख देने वाली चीज का नाम वुमेन है। और लेडी किसे कहा जाएगा? जहां पर कोई विशेषता नजर आ रही है। अगर किसी महिला में कोई विशेषता नजर आ रही है तो उसे लेडी कहा जाएगा। आपने सुना होगा लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर। आपने संबोधन में भी सुना होगा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, कभी आपने वुमेन एंड जेंटलमैन नहीं सुना होगा। यानी महिला की विशेषता ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है बेचारी के अंदर। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि भारत में एक आयोग बना है महिलाओं के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, और तो उसका नाम नेशनल लेडीज कमीशन नहीं है। लेडीज होती तो उत्पीड़न ही क्यों झेल रही होती, इसीलिए उसका नाम रखा गया नेशनल वुमेन राइट्स कमीशन। वुमेन का मतलब कोई विशेषता नहीं थी, कोई गुण नहीं था, इसीलिए ये उत्पीड़न का शिकार है, इसलिए वुमेन है। वुमेन शेल्टर हाउस नाम सुना होगा आपने। आपने लेडीज शेल्टर हाउस नाम नहीं सुना होगा, वुमेन शेल्टर हाउस नाम सुना होगा। तो उम्मीद करें बात समझ गए कि जिस महिला की कोई विशेषता नहीं है तो उसे आप वुमेन कहेंगे। विशेषता है, कोई गुण है, तो इसका मतलब है कि वो लेडी है। उम्मीद करें आयो कुछ छोटी बातें समझ ले। आप तो काफी समझ गए, कुछ शब्दों को देख लेते हैं। तो साथियों, वुमेन और लेडी में फर्क तो समझ ही गए हैं। आइए कुछ उदाहरण एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा दयालु महिला, तो देखो महिला के पीछे गुण दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे ए काइंड लेडी। क्या बोलना चाहिए हमको? इसे काइंड लेडी। इसी तरीके से शिक्षित महिला, तो देखो महिला के पीछे गुण दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? एन एजुकेटेड लेडी, वुमेन नहीं होगा। इसी तरीके से निर्दयी महिला, तो क्या बोलेंगे? ए क्रूर लेडी। इसी तरीके से वृद्ध महिला, तो क्या हो जाएगा? एन ओल्ड लेडी। इसी तरीके से कामकाजी महिला, तो क्या हो जाएगा? ए वर्किंग लेडी। यहाँ तक उम्मीद करें समझ आ गए। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि वह एक महिला है, तो क्या हो जाएगा? सी इज ए वुमेन। क्या बोलेंगे? सी इज ए वुमेन। मैंने कोई विशेषता नहीं बता रहा हूं मैं। अब मैं आपसे बोलूं कि वह एक अमीर महिला है, तो क्या हो जाएगा? सी इज ए रिच लेडी। वुमेन नहीं होगा यहाँ पर। उम्मीद करें यहाँ तक बात समझ गए। क्या समझ गए साहब आप? कि अगर विशेषता है तो लेडी करना है आपको, अगर विशेषता नहीं है तो वो वुमेन है। और वुमेन मैंने आपको बता दिया है क्यों है साहब, वो प्लस मैन के कारण, यानी कोई गुण नहीं है। यहां तक उम्मीद करें बात समझ गए। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ।